हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। मैं हूं गुरदीप और ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो बेटा आज हम करेंगे अतीत में दबे पांव, जो कि ओम थानवी जी का लिखा हुआ है और इसके हम प्रश्न उत्तर करेंगे आज। तो पहला इसका प्रश्न है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। प्रस्तुत कथन से आप कहां तक सहमत हैं। दूसरी जगहों पर राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियां या पिरामिड आदि मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में ना तो भव्य राजप्रसाद मिलते हैं, ना ही मंदिर, ना राजाओं और महंतों की समाधियां। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर ही नहीं था, बल्कि उसके साधनों और व्यवस्थाओं को देखते हुए सबसे समृद्ध शहर माना गया है। इसमें भव्यता का आडंबर न होने के कारण इतिहासकारों ने इसकी संपन्नता की बात कम की है। ठीक है, मतलब ये जो उनका नगर है ये इसमें आडंबर नहीं है, लेकिन भव्यता है, खूबसूरत है, लेकिन इस खूबसूरती के साथ आडंबर यानी कि दिखावा कुछ नहीं है। जैसे कि बड़े बड़े राजाओं के महल होते हैं, हम देखते हैं कि ये फलाने राजा का महल है, ये उसका आसन है, ये उसकी गद्दी है, ऐसे रहता था। तो उसमें एक आडंबर होता है, एक दिखावापन होता है ना, एक दिखावटीपन होता है। लेकिन जो शहर की बनावट में भव्यता तो थी, लेकिन कहीं भी मतलब दिखावा नहीं था। दूसरा प्रश्न है इसका, सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राजपोषित न होकर समाज पोषित था। ऐसा क्यों कहा गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा ये। सिंधु सभ्यता के संबंध में इतिहासकार शासन या सामाजिक प्रबंध को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहां अनुशासन जरूरी था, पर ताकत के बल पर नहीं। वे मानते हैं कि कोई सैन्य सत्ता शायद न रही हो, मगर कोई अनुशासन जरूर था, जो नगर योजना, वास्तुशिल्प, मोहर, कुप्पों, पानी या साफ सफाई जैसी सामाजिक व्यवस्थाओं आदि में एकरूपता को कायम रखे हुए था। इसीलिए लेखक को सिंधु सभ्यता में राज पोषित या धर्म पोषित सौंदर्य बोध न देखकर समाज पोषित देखा। यानी कि वो जो समाज था वो ना तो राज से डरा हुआ था कि भाई राजा उसको अपने तरीके से उसको डिजाइन कर रहे हैं, ना उसमें कोई धर्म का कोई इंटरफेरेंस था, धार्मिक गुरुओं का या है ना जो आगू होते हैं, ना कोई उनका इंटरफेरेंस, क्योंकि ऐसा कोई भी मंदिर वगैरह उनको इस तरह स्पेशल कुछ नजर नहीं आया। अगर कुछ वहां पे वास्तुशिल्प है तो वो समाज की जो आम लोगों की जो जरूरत की चीजें हैं, जहां वो रहते हैं, जो चीजें वो रूटीन में प्रयोग करते हैं, वहां पर उनकी जो शिल्प है वो देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यह सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियां अब आपको कहीं नहीं ले जाती हैं, आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहां से आप इतिहास को नहीं, उसके पार झांक रही हैं। इसके पीछे लेखक का क्या आशय है। तो बेटा सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये प्रश्न आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आ सकता है। अगर इस चैप्टर से कोई प्रश्न आता है तो डेफिनेटली इसके चांस जो है 90% है, क्योंकि सभ्यता जो है अब वो बिखर चुकी है कई हजार साल पहले, चाहे कोई वो कुदरती आपदा आई है, किसी वजह से वो सभ्यता नष्ट हुई है, लेकिन उसके अवशेष आज भी हैं। तो लेखक यही कहता है कि बेशक उसकी सीढ़ियां जो हैं अब कहीं नहीं लेके जाती, वो खत्म हो जाती हैं, 4 5 10 सीढ़ियां और उसके बाद खत्म है। लेकिन आप उन सीढ़ियों पर खड़े होकर न केवल आप इतिहास को, बल्कि आप भविष्य में भी देख सकते हो कि भी वो कहां तक जा सकते थे, है ना, इतिहास के पार आप देख सकते हो। तो ये यहाँ पर लेखक कहते हैं। लेखक का मानना है कि सिंधु सभ्यता आज भले ही अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहे हों, शहर जहाँ था अब भी वही है। आप इसकी किसी भी दीवार पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं, और वह खंडर ही क्यों ना हो। किसी घर की देहरी पर पांव रखकर आप सहम सकते हैं। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं। शहर के किसी सुनसान मार्ग पर कान देकर उस बैलगाड़ी की रुनझुन सुन सकते हैं, जिसे अपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी की गंध में देखा गया है। सिंधु सभ्यता पर खड़े होकर आप यह अनुभव कर सकते हैं कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहां से आप इतिहास को नहीं, उससे पार भी झांक सकते हो।
ठीक है, यानी कि वो जो वहाँ की जितनी भी खूबसूरती जो अवशेष बचे हुए हैं, वे अवशेष भी चुप रहकर बहुत कुछ सुना रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, हम सिंधु सभ्यता को जल संस्कृति कैसे कह सकते हैं? सिंधु सभ्यता में अच्छी खेती होती थी। पुरातत्वी शिरीन रत्नागर का मानना है कि सिंधु सभ्यतावासी कुओं से सिंचाई कर लेते थे। दूसरे, मोहनजोदड़ो किसी खुदाई में नगर होने के प्रमाण नहीं लिखे हैं। बारिश उस समय काफी होती रही। लेखक का मानना है कि बारिश घटने या कुओं से अधिक इस्तेमाल से भूजल तल जल भी बहुत से दूर जो है मतलब दूर चला गया होगा, क्योंकि बहुत पानी इस कुओं से इस्तेमाल होता था। हो सकता है कि पानी के अभाव में यह इलाका उजड़ा हो और उसके साथ सिंधु घाटी की समृद्धि सभ्यता थी, जो कि सिंधु सभ्यता में जल की बहुतायत थी, इसीलिए उसे जल संस्कृति कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये कहता है कि बारिश उस समय काफी होती रही होगी, तो जो मेन सोर्सेस था पानी का वो क्या थी? बारिश ही थी। तो लेखक ये मानता है कि बारिश घटने या कुओं से अत्यधिक मतलब बारिश कम हो गई और कुओं का पानी अत्यधिक इस्तेमाल से क्या हुआ, जो भूतल से जो जल था वो काफी दूर चला गया, तो पानी की कमी हो गई। ठीक है, यह इलाका उजड़ गया और उसके साथ ही सिंधु घाटी की समृद्धि सभ्यता भी, जो कि सिंधु सभ्यता में जल की बहुतायत थी, इसीलिए उसे जल संस्कृति कह सकते हैं। यानी कि जो सिंधु सभ्यता है वो जल संस्कृति इसीलिए थी कि जल की कोई कमी नहीं थी। लेकिन वही है कि फिर जब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की अति में हम उसका प्रयोग करते हैं तो डेफिनेटली क्या होता है, एक स्टेज ऐसी आती है कि जब जो कुदरती उपादान है वो कम होने लगते हैं या उनकी यूज़ जो है उनका इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है और उनकी जो क्वांटिटी है कम हो जाती है। तो इस प्रकार ये सभ्यता हम कह सकते हैं कि या तो उसके अभाव में उजड़ी होगी या ये भी हो सकता है कि पानी का जैसे प्रबंध है, जैसे मोहनजोदारो फिल्म में आपने देखा कि वहाँ पे ऐसे एकदम से बाढ़ आती है और सब कुछ जो है नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, सब कुछ उजड़ जाता है और पानी में सब कुछ दब जाता है। तो अपने अपने लेखकों के जो साहित्यकार हैं उनके अपने अपने जो इतिहासकार हैं, जो पुरातत्व विभाग के जो खोजी हैं, विज्ञानी हैं, उनका अपना अपना मानना है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी आपदा तो जरूर आई थी कि इतने जो महान नगर बसे हुए थे जिनकी जो होड़ है आज मुंबई जैसे शहर भी नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पर दिखावटीपन है बहुत ज्यादा, है ना, शोशेबाजी है। लेकिन सिंधु घाटी में या मोहनजोदड़ो जो सभ्यता उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। वो भव्य थे लेकिन वो सामाजिक थे, ना कि उसमें दिखावापन था। ठीक है, तो ये थे बेटा आपके प्रश्न जो इम्पोर्टेंट थे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।